Hello, dear students. I am Kangana and I am back with another new chapter of class 11. That is the first chapter of class 11 physics, which is units and measurement. तो आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे और जानेंगे कि यूनिट और मेजरमेंट हमारे लाइफ में कितना ज़रूरी है, कितना काम आता है हमारे लाइफ में यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट फर्स्ट वर्ड जो है यूनिट, तो किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए यूनिट बहुत 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 ज़रूरी है। और ये क्यों ज़रूरी है उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में मेहमान आए हैं, ठीक है। तो अगर मेहमान आ गए और मम्मी ने बोला आपको कि आपके घर में चीनी ख़त्म हो गया है चाय बनाने के लिए, और आपको बोला कि भाग के जाओ और बाज़ार से या पास के दुकान से चीनी लेके आओ, 1 kg चीनी लेके आओ। मम्मी ने बोला 1 kg चीनी लेके आओ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो आप क्या किया, आपने दुकान गए और दुकान जाके दुकानदार को बोला कि अंकल मुझे चीनी दीजिए। तो दुकानदार ने पूछा कि कितना चीनी। आपको याद था कि मम्मी ने कुछ तो एक बोला है, तो आपने बोला 1 चीनी दीजिए। तो दुकानदार कंफ्यूज हो गया, अब 1 चीनी कैसे दे वो, क्या वो 1 चीनी का दाना देगा? तो उसने क्या किया, उठा के आपके हाथ में 1 चीनी का दाना रख दिया। तो आपको देख के लगा कि ये तो एक दाना तो नहीं बोला था मम्मी ने, राइट। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि क्या बोला था, एक क्या बोला था। फिर आपको याद आया, अच्छा 1 kg बोला था मम्मी ने। तो आपने दुकानदार को बोला कि अंकल 1 kg चीनी दीजिए। तो दुकानदार ने प्रॉपर मेजरमेंट लेके 1 kg चीनी आपको दे दिया। तो आप वो शुगर लेके घर आए और आपने मेहमान को अच्छे से चाय वाय पिला के आपने विदा किया, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या सीख मिलती है कि हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, हम जो बोलते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू उसका कितना इंपॉर्टेंस है, तो मेजरमेंट में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू का काम नहीं है। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बोलेंगे तो वो प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होगा, उसके साथ हमको यूनिट भी बोलना पड़ेगा। जैसे आपने 1 चीनी बोला और 1 kg चीनी बोला, तो दोनों में कितना डिफरेंस है। 1 चीनी मतलब 1 क्वांटिटी, 1 kg शुगर मतलब कितना क्वांटिटी, 1 kg, एक मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1 kg शुगर कितना। और अगर आप नहीं लगा सकते तो आज ही दुकान जाइए या घर में जाइए, मम्मी को बोलिए कि 1 kg शुगर कितना होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग चुका होगा कि यूनिट कितना इम्पोर्टेंट है, कि केजी अगर नहीं बोलेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा। ठीक वैसे ही अगर आप जैसे कि अभी गर्मियों का सीज़न है और वीडियो बनाने के लिए मैंने पंखा बंद करके रखा है तो बहुत पसीना आ रहा है, तो अभी मुझे बहुत गर्मी लग रहा है और मुझे क्या मन कर रहा है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक खाने का मन कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ से निकल के दुकान जाऊँगी और कोल्ड ड्रिंक के लिए बोलूँगी कि अंकल मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, और दुकानदार अगर मुझे पूछेगा कितना चाहिए, ड्रिंक है मतलब लिक्विड है, तो कितना अमाउंट का बॉटल चाहिए, कितने लीटर का बॉटल चाहिए। अब लिक्विड है, आई थिंक आप सबको इतना तो पता ही होता है कि लिक्विड का यूनिट जो है लीटर में लेते हैं। तो मैं अगर उसमें उनको बोलूँ कि मुझे 200 ml का चाहिए या फिर 250 ml का चाहिए या फिर 1 लीटर का चाहिए या 2 लीटर का चाहिए, मैं अपना प्रॉपर मेजरमेंट दूंगी कि मुझे इतने लीटर का या इतने मिलीलीटर का एक बॉटल, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल दे दीजिए। तो दुकानदार उस अकॉर्डिंग मुझे दे देगा और मैं अपना कोल्ड ड्रिंक पी लूँगी। तो ऐसे मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे भी हमको ये पता चलता है कि यूनिट के कितना इम्पोर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जितना भी हम सामान खरीदते हैं या जो भी सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, मेजर करते हैं, उसमें यूनिट कितना इम्पोर्टेंट है। आई थिंक लगभग आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग ही चुका होगा कि यूनिट कितना इम्पोर्टेंट है। और अब हम इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा बेहतर तरीके से देखते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो मैंने आपके लिए डेफिनेशंस लिख के रखा है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और आपको अगर ये डेफिनेशन चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा हट जाऊंगी, पहले मैं आपको समझा देती हूँ क्या है डेफिनेशन। देखिए, यूनिट का बोला है वर्ड्स और ग्रुप ऑफ सिंबल्स विच रिप्रेजेंट द क्वांटिटी यूनिकली इज कॉल्ड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, मास हैज यूनिट केजी और ग्राम, टाइम हैज यूनिट सेकेंड, आवर्स और मिनट। All units are classified into two parts, fundamental unit and derived units. Okay.
तो क्या बोला है कि यूनिट क्या है? यूनिट एक ऐसी टाइप का सिंबल है जो कि हमको एक स्पेसिफिक अमाउंट को मेजर करने के लिए दिया जाता है। जैसे अगर हम मास को मेजर करेंगे, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का मास मेजर करेंगे, तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे? अभी जो हमने चीनी का बोला था, उसको हम क्या यूज करेंगे? उसको मेजर करने के लिए हम या तो केजी यूज करेंगे या तो ग्राम यूज करेंगे। केजी किलोग्राम या फिर ग्राम करेंगे, ठीक है। ठीक वैसे ही टाइम है, तो टाइम को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? या तो सेकंड, या तो आवर्स, या तो हम मिनट यूज करेंगे, है ना। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हर डिफरेंट सब्सटेंस को, हर डिफरेंट टाइप्स को हम मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके का यूनिट यूज करते हैं। और यूनिट एक ऐसा, बहुत सारे टाइप्स के यूनिट्स होते हैं, एक ऐसा टाइप है जो कि सबको पता है। अब मैंने बोला आपको, दुकानदार को बोला या आपको बोला मैंने कि 1 केजी का अमाउंट कितना होगा, तो ये सबको पता है। आपको भी अंदाजा है 1 केजी कितना होगा, मुझे भी पता है। लेकिन अगर मैंने ये बोला होता, ठीक है, चीनी अगर आपको मम्मी पड़ोसी के घर भेजता और आप पड़ोसी के घर से बोलते मम्मी कि 1 कटोरी चीनी लेके आओ, हम तो जाते हैं ना पड़ोसी में उधार मांगने, तो आप कटोरी, अब आप जाओगे पड़ोसी के घर और बोलोगे कि आंटी मुझे 1 कटोरी चीनी चाहिए, तो आप 1 कटोरी चीनी, आपके दिमाग में होगा कि उस कटोरे का साइज इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा। लेकिन पड़ोसी क्या है? पड़ोसी तो कंजूस है, तो उसके दिमाग में होगा कि इतना छोटू सा कटोरी होगा। तो वो क्या करेगा? वो उस छोटू से कटोरी में 1 कटोरी शुगर आपको दे देगा। तो आप घर लेके आ गए उस कटोरी को, तो आप और मम्मी को दोनों को लगा होगा कि इतना कम शुगर से हम क्या करेंगे। अब इसमें गड़बड़ क्या हुआ? इसमें गड़बड़ ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी टाइप का यूनिट यूज नहीं हुआ। यूनिट की जगह क्या यूज हुआ? कटोरा यूज हुआ। और कटोरा का साइज आपके दिमाग में आपके लिए अलग है, पड़ोसी के लिए अलग है, राइट। तो इसीलिए यूनिट के बिना मेजरमेंट में गलती होता है। और यूनिट वही है जो मुझे भी समझ आए, आपको भी समझ आए, दुकानदार को भी समझ आए, आपके पड़ोसी को भी समझ आए, ठीक है। तो उसके बाद हमको मिलता है कि यूनिट 2 टाइप के होते हैं। क्या क्या? एक होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है डिराइव यूनिट। अब क्या होता है फंडामेंटल और डिराइव यूनिट? आइए देखते हैं इसको। को ये क्या हो चुका है? ओके, तो फंडामेंटल यूनिट क्या है? यूनिट्स विच आर assumed and cannot be derived are called fundamental units. All other units are derived from fundamental units. There are 7 fundamental units. तो फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट हैं जिसको हमने पहले ही खोज लिया है, जो एज्यूम किया गया है, और उसको क्या कर सकते हैं? डिराइव, हाँ। तो फंडामेंटल यूनिट वो है जो एज्यूम किया गया है, जिसको हमने पहले ही खोज लिया था। तो फंडामेंटल यूनिट को यूज करके हम बाकी सारे यूनिट्स को निकाल सकते हैं। फंडामेंटल का मतलब तो पता ही है, जो बेसिक है हमारा, मतलब जो फाउंडेशन है। तो यूनिट का फाउंडेशन मतलब उसको यूज करके हम बाकी और डिफरेंट यूनिट्स को बना सकते हैं। फंडामेंटल यूनिट 7 टाइप्स के होते हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट है। और वो पहला ऐसा वो यूनिट क्या कर सकते हैं? हम उसको और तोड़ नहीं सकते। वो मतलब फाउंडेशन है हमारा। एक मान लेते हैं घर है, हमने घर बनाना है हमको, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? ब्रिक चाहिए होगा, राइट। तो वो ब्रिक्स है फंडामेंटल यूनिट। और बाकी डिफरेंट ब्रिक्स को जोड़ के हम अलग अलग यूनिट बना सकते हैं। जैसे अलग अलग वॉल बना सकते हैं, अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम, है ना। तो उसी टाइप का फाउंडेशन के लिए जो मेन पहले 7 यूनिट्स हमको मिले हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, जिसको हम फर्दर डिराइव करके डिराइव यूनिट बनाएंगे। अभी मैंने बोला था 2 टाइप का यूनिट्स होता है, एक होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है डिराइव यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट जो ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ है, डिराइव यूनिट नाम में ही है, जिसको हमने डिराइव किया है। कहाँ से? फंडामेंटल यूनिट से, ब्रिक से हमने उसको वॉल बनाया है। तो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव यूनिट बनाया है। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी पहले हम फंडामेंटल यूनिट समझ लेते हैं। डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी फंडामेंटल यूनिट कौन सा 7 फंडामेंटल यूनिट है? अच्छा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है क्या? तो आप ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हट जाती हूँ अगर इसका लेना है, यूनिट्स का, ठीक है। ओके,
अब हम फंडामेंटल यूनिट का अगर इसका लेना है आपको डेफिनेशन का, इसका भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा है टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। इसको दूसरे कलर से करें। तो ये हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स के टाइप्स है, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है, नंबर 1 है मास। एक है नंबर 1 है मास, और मास का एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। मतलब अगर मैंने मान लिया कि मैं भारत के किसी एक गांव में किसी एक कोने में हूँ और मुझे किसी सॉलिड सब्सटेंस को मेजर करने के लिए कोई यूनिट चाहिए और उसको मैंने केजी में मेजर किया है। जैसे हमने अभी मास की बात करें तो उसको केजी में मेजर किया है। ठीक वैसे ही अगर मैं अफ्रीका के किसी गांव में जाके उसी यूनिट की बात करके मैंने दुकानदार को बोला कि मुझे 1 केजी राइस चाहिए, तो वो भी समझ जाएगा कि 1 केजी का अमाउंट कितना होता है, 1 केजी मतलब कितना होता है। तो ये क्यों, ये इसीलिए क्योंकि उसको एसआई यूनिट में बोला है मैंने, और एसआई यूनिट जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब यूनिवर्स में, मतलब ऑब्वियसली वर्ल्ड में आप कहीं पे भी चले जाओ वो यूनिट सबको पता होता है, तो उसको हम एसआई यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 है मास। मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम, और जिसको हम ऐसे केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2 है टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड, जिसको हम या तो एसईसी या फिर एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 3 है आपका, ये ध्यान दीजिए, ये सातों के साथ ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है हमारे। 1 है मास, सेकंड है टाइम, 3 है करंट, 4 है लेंथ, 5 है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 6 है लुमिनस इंटेंसिटी, और 7 है टेम्परेचर। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हम मोल में आपको केमिस्ट्री में मिलेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट्स को हम जब उसको एकदम उसके क्या बोलते हैं, उसको एकदम डिटेल में जाएंगे, इस जैसे ये स्टाइलस है मेरे हाथ में, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, मॉलिक्यूल्स के बारे में जब बात करेंगे तो उसको हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में पढ़ेंगे, उसको हम मोल बोलते हैं। उसका ऐसा यूनिट होता है मोल, और उसका सिंबल ऑफ यूनिट उस मोल को बस ई नहीं होता, मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी जो लाइट के टर्म्स में है, किसी भी लाइट मतलब रेज लाइट, ये लाइट के टर्म्स में हम पढ़ेंगे लुमिनस इंटेंसिटी। उसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सीडी से। नेक्स्ट आपका है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। तो ये है हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अब आप इन सब सातों को ध्यान से देखिए, क्या इसको हम तोड़ सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स को क्या हम तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हम, लेकिन हम डिराइव यूनिट को तोड़ सकते हैं, क्योंकि डिराइव यूनिट फंडामेंटल यूनिट से जोड़ के बना है। लेकिन फंडामेंटल यूनिट इंडिविजुअल एक यूनिट है जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। जैसे मास है, टाइम है, करंट है, क्या इसको तोड़ सकते हैं? मास क्या किसी चीज से जोड़ के बना है? नहीं बना है। मास तो मास ही होता है, टाइम तो टाइम ही होता है ना। तो इसको हम नहीं तोड़ सकते। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि फंडामेंटल यूनिट सातों टाइप का क्या क्या होता है। आपको इसको याद रखना है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या हुआ है? ओके, तो नेक्स्ट जो कि है डिराइव यूनिट, जो मैंने आपको समझाया ही है, बोला ही है कि डिराइव यूनिट क्या होता है, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट से डिराइव करते हैं। फंडामेंटल यूनिट से डिराइव करके जो यूनिट बनाते हैं उसको हम डिराइव यूनिट बोलते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल, अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। नंबर 1 है जूल और नंबर 2 है न्यूटन। अब जूल किसका यूनिट है? जूल क्या है? जूल क्या है? जूल है वर्कडन का यूनिट, है ना। आप लोगों को अभी यूनिट सब पढ़ा है आप लोगों ने, लेकिन आई थिंक 9 से आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा यूनिट। थोड़ा बहुत तो हमको पता ही है यूनिट क्या है। तो वर्कडन का यूनिट जूल होता है, इतना तो आपको पता होगा। नहीं पता है तो अभी बोल रही हूँ मैं, अभी सुन लीजिए।
तो वर्क का यूनिट जूल होता है और वर्क डन क्या होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो एक यहां से यहां तक गए तो ये इसका पॉइंट ए से पॉइंट बी का फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है हमारा, आगे हमको मिलेगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो मतलब वर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, और इसको हम बोलते हैं जूल्स, या फिर इसको बोलते हैं, इसको सिंबल है जूल, जो कैपिटल जे से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए ये डिराइव यूनिट है, इसको मैंने क्या किया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसको हमने बाकी किसी यूनिट से, न्यूटन और मीटर पर सेकेंड, बहुत सारी यूनिट्स को जोड़ के बनाया है। तो ये सारे जोड़ के हमको ये मिला न्यूटन मीटर पर सेकेंड, और इसको हमने एक वर्ड में कन्वर्ट किया है जो कि है जूल। ये एक साइंटिस्ट है, जूल नाम का साइंटिस्ट, जिसने यूनिट दिया था और उसी के रिस्पेक्ट में हम इस यूनिट को जूल बोलते हैं। खैर इस सब की जरूरत यहाँ पे है नहीं, लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि डिराइव यूनिट क्या है, दूसरे ऑब्जेक्ट से डिराइव किया हुआ यूनिट है। यहाँ पे देखिए मीटर पर सेकंड, मीटर किसका यूनिट है, मीटर है आपके लेंथ का यूनिट, सेकंड है टाइम का यूनिट। तो मीटर और सेकंड ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही हमारा फंडामेंटल यूनिट है। तो और न्यूटन हम अभी करेंगे, तो न्यूटन भी किसी फंडामेंटल यूनिट से ही आया है। तो न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स, फोर्स भी किसी फंडामेंटल यूनिट से डिराइव होके आया है। तो मतलब बहुत सारे फंडामेंटल यूनिट को एक साथ डिराइव करके जो यूनिट बना है उसी को डिराइव यूनिट बोलते हैं, और डिराइव यूनिट डायरेक्टली नहीं आता, उसको हम फंडामेंटल यूनिट से डिराइव करते हैं। एक एग्जाम्पल ये हो गया, आपके एग्जाम पर्पस के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है, नीट हो गया, जेई हो गया या बोर्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन। अब न्यूटन किसका यूनिट है, न्यूटन है आपके फोर्स का यूनिट। फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, हमको ये पता है फोर्स का फॉर्मूला। तो मास है, मास का यूनिट क्या है, केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया, इसको हम एक साथ जोड़ के बोलते हैं न्यूटन, और न्यूटन को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा बन गया एक दूसरा डिराइव यूनिट। अब यहां से देखिए ये जो न्यूटन है, न्यूटन का वैल्यू कितना है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि यहाँ न्यूटन की जगह भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड। अच्छा, इसमें मेरा एक गलती हो गया है, गलती क्या हो गया, अगर आप लोग पकड़ पा रहे हैं तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट में ये वाला सिर्फ मीटर होता है, मीटर पर सेकेंड नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है ना, डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने बोला था आपको कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का। तो इन दोनों पॉइंट का यूनिट क्या है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है ना। तो ये गलती हो गया, तो आप लोग इसको सुधार लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैं अगर आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं फिर से बोल रही हूँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, जो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट अगर मान ले तो यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इस हिसाब से यहाँ का यूनिट होगा, ये तो मीटर ही होगा, ये हो गया आपका मीटर। तो यहाँ का यूनिट होगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होता है हमारा जूल। ठीक है, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और समझ लीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आगे बढ़ते हैं डिराइव यूनिट से। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डायमेंशन। अब डायमेंशन क्या है पढ़ते हैं। डायमेंशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंडामेंटल और डिराइव, ये वन हुआ है, ये वन नहीं, ये और होना चाहिए, सॉरी, और होना चाहिए, फंडामेंटल और डिराइव यूनिट, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंडामेंटल और डिराइव यूनिट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन सिंबल्स allotted to each fundamental unit is called dimensional formula and certain symbol is called dimensions। और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा, बहुत मतलब एकदम इसको आप स्टार मार्क करके रख सकते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डायमेंशन को क्या बोला है कि किसी भी फंडामेंटल या डिराइव यूनिट, किसी भी टाइप का यूनिट जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक स्पेसिफाइड सिंबल से, एक सर्टेन सिंबल से, तो उस यूनिट को जिस भी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे ना, एज ए होल उसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे। और हर एक इंडिविजुअल यूनिट का जो इंडिविजुअल सिंबल है उसको हम डायमेंशंस बोलेंगे, ठीक है। अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हो गया हमारा, जैसे मैंने बोला किसी भी टाइप का यूनिट, जैसे नाम नेम ऑफ यूनिट मास ले लिया, तो मास का हर सातों के सातों फंडामेंटल यूनिट का अलग अलग टाइप का डायमेंशनल सिंबल है, डायमेंशन है, सिंबल ऑफ यूनिट, या फिर इसको हम डायमेंशंस भी बोल सकते हैं, डायमेंशंस। तो ये सातों के सातों फंडामेंटल यूनिट का डायमेंशन है, ये डायमेंशन इसका है। जैसे मास हो गया, तो मास को एक स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि है m, मास को m, और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, डिराइव करेंगे या किसी का डायमेंशन लिखेंगे, उसको हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही बनाते हैं। ये इससे हमको पता चलता है कि ये हमने इसका डायमेंशन लिखा है, ठीक है। टाइम का डायमेंशन होता है t, करंट का होता है I, या फिर करंट को हम A से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, करंट का I या फिर A। लेंथ का हो गया L, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगेन हम मोल से डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला जिसको हम CD से करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन यानी कि K से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल के इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये है हमारा डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स का मिल गया तो यहाँ से डिराइव करके हम डिराइव यूनिट का निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम एक दो क्वेश्चन लेके आए हैं, करते हैं उसको और समझ में कहाँ गया, तो इसको करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, इवैल्यूएट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। तो अब हम जैसे ही इसको करेंगे आपको पूरा समझ में आएगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है और इसको कैसे डिराइव करते हैं डिराइव यूनिट्स के लिए, ओके। तो नंबर 1 दिया है हमको स्पीड, ठीक है। स्पीड को करते हैं। इसको करने के लिए हमको पहले जानना पड़ेगा जो भी टर्म्स दिया है ये आखिर में होता क्या है। तो स्पीड क्या है? स्पीड है आपका स्पीड है आपका डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, है ना। स्पीड क्या है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये सबको पता होगा, 9 में हम इसको पढ़ते आए हैं, हमको ये सब 9 में ही मिल गया था। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक टाइप का, अगर ये एक पाथ है मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कोई गया है तो डिस्टेंस एक
किस टाइप का फंडामेंटल यूनिट होगा? डिस्टेंस क्या होगा? क्या ये फंडामेंटल होगा या डिराइव होगा? क्या डिस्टेंस को हम तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते ना। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है, एक पाथ का लेंथ है, कितना डिस्टेंस वो गया है, मतलब कितना लेंथ ट्रेवल किया है उसने। तो लेंथ है तो डिस्टेंस का डायमेंशनल एनालिसिस क्या होगा? एल होगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, हम फिर से यहाँ से देखेंगे। देखो लेंथ का क्या होता है? एल होता है ना, लेंथ का स्क्वायर ब्रैकेट में एल होता है। तो वहां से हमारा आया है कि डिस्टेंस का लेंथ, और टाइम का क्या था? टाइम का था t। अगर आपको फिर से देखना है तो आप फिर से देख लीजिए। देखो टाइम का था t। ठीक है, आया समझ में कि जिसका जो है उसका वही डायमेंशंस उठा के, जहां पे टाइम है वहां पे जाके टाइम का डायमेंशन उठा के रख देंगे, जहां पे करंट है वहां पे आई उठा के रख देंगे, या करंट का डायमेंशन उठा के रख देंगे आई या ए में से। जहां पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वहां पे उसका डायमेंशनल एनालिसिस, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो उठा के रख देंगे। क्लियर? अभी हम इसको करते हैं ठीक उसी टर्म से। तो ये हो गया L बाई टी, और इसको हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, L T नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? L T इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये ध्यान दीजिए, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये स्पीड का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है, क्योंकि इसको हमने जोड़ के रखा है। मतलब लेंथ का डायमेंशन L, टाइम का डायमेंशन t, दोनों को डायमेंशन मिला के हमको स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, ठीक वैसे ही वेलोसिटी का आप वीडियो को पॉज करके खुद ही वेलोसिटी का यूनिट निकाल लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए तो। ठीक है, तो वेलोसिटी मैं कर लेती हूँ। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? अब डिस्प्लेसमेंट भी तो एक टाइप का लेंथ ही है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट भी तो एक टाइप का लेंथ है। तो ये भी हमको क्या मिल गया? एल टी इनवर्स। अब क्या स्पीड और वेलोसिटी एक जैसा है? देखिए दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिला? सेम मिला ना। लेकिन क्या स्पीड और वेलोसिटी सेम है? नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ सिमिलर है। लेकिन भले ही स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं है, लेकिन उसका डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का क्या आ गया? सेम आ गया। क्यों सेम आया? क्योंकि दोनों का ही मेन जिस पे डिपेंड कर रहा है वो क्या है? डिस्टेंस, लेंथ ट्रेवल्ड, और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए दोनों का डायमेंशन सेम है। डायमेंशन दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों ही सेम ऑब्जेक्ट पे, सेम टाइप्स पे डिपेंड कर रहा है ना? समझ आया आप लोगों को? ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्या दिया है आपको? मोमेंटम दिया है। मोमेंटम ओके, तो नेक्स्ट हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी को हम समझते हैं ऐसे के ई से। तो क्या हो गया? के ई हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसमें हमको ध्यान देने की जरूरत इसी में है कि इसमें जो ये m है ना, ये है आपका मास, और v जो है, v है वेलोसिटी। लेकिन ये हाफ क्या है? ये हाफ क्या है? ये जो हाफ है ना, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमको ये याद रखना है कि किसी भी डायमेंशनल एनालिसिस में, या किसी भी जहाँ पे हम डायमेंशनल वैल्यू निकाल रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, वहाँ पे ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स का कोई काम नहीं है, इसका कोई डायमेंशनल एनालिसिस नहीं होता है, तो उसको हम डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ध्यान फिर से देखेंगे हम। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी हमको क्या मिला है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? नहीं ही होता है ना? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो,
है कि नहीं। इंटीग्रेशन का तो इंटीग्रेशन में तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक वैसे ही कांस्टेंट्स का कुछ काम है नहीं, वैसे वो कांस्टेंट है ना, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। डायमेंशनल एनालिसिस में भी इसका कोई काम नहीं है, तो मतलब इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो अगर हम इसको वैल्यू निकालेंगे तो के का क्या होता है, क्या रह गया हमारे पास, अगर हाफ हट गया तो क्या रह गया m इंटू वी स्क्वायर। अब मास है m, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ये, और वेलोसिटी है, वेलोसिटी का अभी जस्ट हमने निकाला है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT इनवर्स, लेकिन हमारा इधर एक स्क्वायर भी है तो इसको होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। LT इनवर्स है, वेलोसिटी का स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, तो इसको अभी हम सजा के लिखते हैं साथ में LT, अच्छा इसको हम स्क्वायर दे ही देते हैं, तो L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। मास, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में हम डायमेंशनल एनालिसिस मिला। अगर हमको ये मास, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में हमको वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए बोले, तो एग्जाम में कभी आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए वेलोसिटी का मास, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसमें तो मास है ही नहीं, लेंथ और टाइम तो है भले, लेकिन मास और टाइम तो मास तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं है मतलब क्या है, कुछ नहीं है मतलब उसको 2d पावर हम 0 तो लेके रख सकते हैं ना, कुछ नहीं है मतलब 1 है, 2d पावर 0 है मतलब, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा। अगर आपको कभी बोले कि जिसका मान लीजिए मास नहीं है तो उसके मास के ऊपर 0 आएगा, अगर आपको इस टाइप से डायमेंशन एनालिसिस क्वेश्चन में करने के लिए बोला हो, तो अगर किसी का लेंथ नहीं है तो लेंथ के ऊपर 0 आ जाएगा, 2d पावर 0 होगा, मतलब m0, जिसको हम नॉट बोल रहे हैं, m0 LT इनवर्स, तो ये अल्टीमेटली LT इनवर्स ही है ना। ओके, तो हमने क्या, यहाँ पे हमने स्पीड का निकाल लिया, वेलोसिटी का निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी का निकाल लिया, अब हमको निकालना है मोमेंटम और एक्सीलरेशन का, मोमेंटम और एक्सीलरेशन। अभी हम मोमेंटम निकालेंगे। मोमेंटम पता नहीं आपको मिला है कि नहीं, मोमेंटम को हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, आई थिंक क्लास 10 में मिला है। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या है, कुछ भी तो नहीं है, मास वेलोसिटी का हो गया LT इनवर्स, तो ये क्या बन गया मोमेंटम का MLT इनवर्स, ये बन गया हमारा मोमेंटम, सिंपल। ठीक वैसे ही अगर हमको एक्सीलरेशन का निकालना है अभी, ठीक है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है एक्चुअली में, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है आपका वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या है, LT इनवर्स, वेलोसिटी का अगर हम इसका अगर डायमेंशनल एनालिसिस निकाले तो टाइम होता है T। अब देखिए T नीचे वाला T क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको मिल जाएगा LT इनवर्स का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया आपको डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस हमको कैसे करना है, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला हमको कैसे निकालना है, क्लियर है। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्लास 11 का स्टार्टिंग है, फर्स्ट चैप्टर जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यहाँ पे आज का वीडियो हम ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका और अच्छे से पूरे जो भी हमारा बाकी का टॉपिक है हम इसको और अच्छे से करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वेट कीजिए। ओके, थैंक यू।